देखते हैं, दिस इज द लास्ट वीडियो है ना ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में सबसे पहले बात करते हैं फर्स्टली सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जो साइड में जितना बुक में दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हैदराबाद के बारे में बनाने के लिए लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट है वो आपको बुक में दिया गया है। सभी लोग बुक में देख रहे होंगे जहाँ पर क्विट इंडिया लेटर हेडिंग दी गई थी, क्विट इंडिया लेटर, उसके साइड में दिया है बोस एंड आईएनए। लेकिन इसमें दिया क्या गया है आप समझिएगा भी, क्विट इंडिया लेटर के जस्ट बगल में दिया गया है ना। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनका भी रोल यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए रेडिकल नेशनलिस्ट, कैसे नेशनलिस्ट थे ये रेडिकल, पहली लाइन में दे दिया रेडिकल, तो मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरह की विचारधारा है। समझ में आ गया कि नहीं? रेडिकल का मीन समझ में आया? यस सर, यस सर आ गया। हाँ, अब आप समझ गए कि गांधी जी की विचारधारा से मेल नहीं खाएंगे। कांग्रेस की जो विचारधारा, जो पुरानी परंपरावादी कांग्रेस है, ट्रेडिशनल सिस्टम, जो पुराने सिस्टम से चली आ रही है कांग्रेस, उसकी विचारधारा से मेल नहीं खाएंगे। रेडिकल इसके बावजूद भी गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, इसके बावजूद भी गांधी से। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के जो नेता होते थे ना, बहुत अच्छे आप कह सकते हैं, उनमें मतभेद होता था। मत, हिंदी में कहावत है कि कहावत क्या है, स्टेटमेंट है कि मतभेद होता था। मत मतलब वोटिंग का, वोटिंग का मतलब विचारों का, विचारों का मतभेद हो सकता था, विचार अलग अलग हो सकते थे, लेकिन मनभेद नहीं होता था। मनभेद का मतलब किसी के प्रति दुर्भाव नहीं था उनके अंदर कि नहीं गांधी जी बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा नहीं था। गांधी जी को राष्ट्रपिता भी इन्होंने सबसे पहले संबोधित किया हुआ है, फादर ऑफ नेशन, इन्होंने ही सबसे पहले कहा। क्वेश्चन ये भी बनता है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? इन्होंने ही राष्ट्रपिता कहा। ठीक है, बापू किसने कहा था गांधी जी को? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले बापू कहा था, है ना। ये सारी चीजें। महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। तो क्वेश्चन बहुत सारे हो जाते हैं। महात्मा की उपाधि जब चंपारण वाला सत्याग्रह हुआ था 1917 में, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। महात्मा है, महात्मा ही थे उस समय, महात्मा जैसा काम कर रहे थे। महात्मा का काम क्या होता है? बिना लड़ाई झगड़ा किए मामले को सुलझा देना, निपटारा कर देना। एक जादू शक्ति की तरह उनको लगा, महात्मा की उपाधि दी। बापू कहते थे, पंडित जवाहर, पूछा गया प्रश्न है, ये सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं कि बापू की उपाधि किसने दिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राष्ट्रपिता, नेशन किसने कहा? फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल, सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था? विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भारत का ये अर्धनंगा फकीर है, अर्धनंगा फकीर है ये, है ना। ये विंस्टन चर्चिल ने कहा हुआ। ठीक है। और भी एक मुझे याद नहीं आ रहा है एक स्टेटमेंट, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी आपको, चार बातें। एक बात और छूट रही कहीं पे, फोर्स ऑफ बॉडी ऐसा करके कुछ कहा गया था किसी के द्वारा। माउंट बेटन ने कहा था उसको। माउंट बेटन ने जब भारत विभाजन हो रहा था, भारत विभाजन के समय, उस समय माउंट बेटन रहे, है ना, अंतिम प्रतिनिधि के रूप में आए थे यहाँ से ब्रिटेन के। ठीक है, वायसराय रहे। तो माउंट बेटन ही थे उस समय जिस समय भारत का विभाजन हो रहा था। कुछ ये भी पूछा जाता है कि कौन थे, तो लॉर्ड माउंट बेटन का भी नाम याद रखिए। भारत विभाजन के समय भी वायसराय अंतिम रहे, जो ये सारा समझौता, ये पूरा पेपर का काम करवा रहे थे कि सही पाकिस्तान में भारत है, सारी चीजें, इसमें सारा काम लॉर्ड माउंट बेटन के समय में हुआ। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा था। अच्छा, तो बोस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। तो इसमें देखेंगे, a radical nationalist with a socialist leaning, Bose did not share Gandhi's ideal of अहिंसा। वही चीज मैंने आपको बताया कि अहिंसा वाली जो आइडियल्स थे, इससे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे बोस। ठीक है, दो यद्यपि रिस्पेक्टेड हिम एज द फादर ऑफ नेशन, जबकि वो राष्ट्र के जो फादर ऑफ नेशन के रूप में इनको संबोधित किया और मानते भी थे। रेडियो से कहा था, हाँ ये भी मुझे याद आ गया कि रेडियो से प्रसारण पे, एक रेडियो ये बाहर थे और वहां से कहा था वो तो हमारे फादर ऑफ नेशन है। तब से उनका नाम फादर ऑफ नेशन पड़ गया। हम लोग उनको भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं, राष्ट्र के पिता वही है, फादर ऑफ नेशन। तो ये एक रेडियो के प्रसारण में उन्होंने ऐसा कह दिया। ठीक है, फिर इसके बाद फादर ऑफ नेशन हो गया। इन जनवरी 1941 ही सीक्रेटली लेफ्ट हिज कलकत्ता होम। उन्होंने कलकत्ता वाला जो उनका घर रहा उसको छोड़ दिया। लेकिन इनका जो जन्म था, उनका जो जन्म हुआ था उड़ीसा में माना जाता है। उड़ीसा में कटक में, कटक एक प्लेस है कटक, उसी को उड़ीसा आज कहा जाता है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था। बड़े अच्छी फैमिली से, संपन्न परिवार से थे। इन्होंने आईएएस की तैयारी, सिविल की तैयारी के लिए पिता से आज्ञा
मांगी हुई थी, बहुत सारी कहानियां इनके बारे में मिली, लेकिन वो सब चीजें बाद में पढ़ने की चीजें। कभी खाली बैठिए तो थोड़ा पढ़ने लगिए, और कभी खाली बैठिए तो थोड़ा बहुत किसी न किसी महापुरुष के बारे में आप कुछ बातें याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अभी जो बुक दिया उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 1941 में ही सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कलकत्ता हो, उन्होंने कलकत्ता को छोड़ा, है ना। कलकत्ता में हुआ क्या था, कलकत्ता में एक छोटा सा इन्होंने कुछ प्रचार प्रसार किया था, तो इनको पकड़ के कैद, इनको नजरबंद कर दिया गया, इन्हीं के घर पर इनको नजरबंद कर दिया गया। तो ये वहां से भाग गए, ठीक है, ये वहां से भाग गए। वेंट टू सिंगापुर, सिंगापुर गए, अंतोगत तो लास्ट कहां गए, सिंगापुर गए। लेकिन सिंगापुर से पहले कहां गए, जर्मनी गए थे। सिंगापुर से सबसे पहले कहां गए थे, जर्मनी। जब छोड़ा था तब जर्मनी गए होंगे, और फिर जर्मनी से आके फिर इधर सिंगापुर आए, ठीक है। जर्मनी में एक ध्यान दीजिएगा, जर्मनी में हिटलर से भी मिले हुए थे, एक बार हिटलर से भी मिले हुए थे। हिटलर से इन्होंने पनडुब्बी भी मांगा हुआ था, तो उसमें आए गए थे। सब बहुत सारी कहानियां हैं, बस इतना आप जान लीजिए कि ये जर्मनी गए थे। पूछा गया प्रश्न है कि जर्मनी गए थे क्या, तो कहाँ गए थे, तो जर्मनी गए थे, उसके बाद सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर वाया जर्मनी एंड रेज्ड आजाद हिंद फौज। हाँ, ये प्रश्न पूछा जाएगा, पहले वाला नहीं, वो नहीं पूछा जाता। ये पूछा जाता है कि इन्होंने क्या संगठन, इनके संगठन का नाम क्या है, इन्होंने कौन सा एक संगठन बनाया, तो इनके संगठन का नाम है आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी। इसी आजाद हिंद फौज को ही इंडियन नेशनल आर्मी कहा जाता है। उसी का शॉर्ट फॉर्म है INA। आई मतलब इंडियन, एन मतलब नेशनल, ए मतलब आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी INA की स्थापना किसने किया, संगठन किसने बनाया, सुभाष चंद्र बोस। कभी कभी INA पूछ लेता है तो भी वही सुभाष चंद्र बोस ही है। आजाद हिंद फौज पूछ लेता है तो भी वही है। इन्होंने मतलब अपना खुद का एक संगठन बनाया। बाहर गए थे विदेश में, ऐसे में हुआ क्या, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। इनको भी कांग्रेस में जब भी बाहर गए थे पढ़ने के लिए, सिविल सेवा में पढ़ने के लिए गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो वहां से पढ़ के आए। तो इनको 1921 वाला समय याद रखिए, जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब से ये भारत में आ जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। भारत में ये भी सक्रिय हो जाते हैं, थोड़ी छोटी मोटी घटनाओं में सक्रिय रहते हैं। लेकिन इनके विचार कभी मैच नहीं करते हैं। इनके विचार मैच नहीं करते क्यों, क्योंकि इनके विचार अलग थे, रेडिकल्स मूवमेंट वाले थे, ठीक है, क्रांतिकारी टाइप के थोड़ा विचार थे इनके, ठीक है। और लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि 1938 में जाके इनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में जाके बने थे। 1938 में भी याद रखिए, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन शायद हुआ था वहां पर, और उसी हरिपुरा अधिवेशन में एक प्लेस का नाम है, वहीं पर ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। हालांकि बाद में इनको हटा दिया गया था, इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति इस्तीफा क्यों दे देगा, प्रेसिडेंट की पोस्ट पे क्यों इस्तीफा दे देगा, इसीलिए इस्तीफा देगा ना, क्योंकि जो उसके विचार होंगे उससे सारे लोग मैच नहीं कर रहे होंगे, इन्होंने छोड़ दिया, है ना। तो गांधी जी से इनका विचार मतभेद हो गया था उसमें, जब कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे, इनकी विचारधारा अलग थी, गांधी जी की विचारधारा अलग थी। लोगों ने भी भड़काने का काम किया कि अरे तो ऐसा सोचते हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं, तो बहुत सारी बातें इनके बीच में मतभेद हुआ था। और फिर उन्होंने यहाँ से कांग्रेस को छोड़, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया। तब ये बाहर की ओर निकल जाते हैं, है ना। इनको फिर वहां कैद कर लिया जाता है, छोटी सी घटना होती है तो उनको पकड़ लिया जाता है, सूचना दे देता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किया है, उनको पेटा में पकड़ लिया जाता है, तो फिर ये वहां से निकल जाते हैं विदेश में। फिर वहां संगठन, बाहर से विदेशों में जाने वाले व्यक्ति थे, विदेशों में जा जाके भारत के लिए ही गए थे, अपनी सुख समृद्धि के लिए नहीं गए थे, भारत के लिए थे। और वहां पर संगठन बनाना चाहते थे, सोचते थे कि कोई ना कोई संगठन वहां से बढ़ जाए किसी सैनिक का, तो हम भारत पे अटैक कर दें। और भारत में आए भी थे अटैक करने, इधर नागालैंड वाले क्षेत्रों में अटैक भी किया था, नागालैंड वाले क्षेत्रों में इन्होंने अटैक भी किया था। उधर से घुस रहे थे बर्मा साइड से, म्यांमार साइड से भारत का जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, ईस्टर्न वाला, वहां से घुसने का प्रयास किया था कुछ सेनाओं। ब्रिटिश की सेना के सामने कहां टिकेंगे, ब्रिटिश की सेना बहुत बड़ी थी, ब्रिटिश की सेना ने इनको पकड़ लिया और फिर से गेम किया। इस तरह से की कहानी है, यही इसमें दिया है ना। तो ही सेक्रेटरी लेफ्ट कलकत्ता हो, वेंट टू सिंगापुर वाया जर्मनी एंड रेज्ड आजाद हिंद फौज एंड इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश कंट्रोल। बस उद्देश्य उनका वही था। कांग्रेस में जब तक रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तब भी उनका उद्देश्य भारत को आजादी कराना था। चले गए, छोड़ दिया, देश भी छोड़ दिए, फिर भी बाहर भी हैं, विदेश में भी हैं, फॉरेन में भी हैं, फिर भी देश को अपने आजाद कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। देखेंगे इन 1944 का वो समय है जब आईने यानी इन्हीं की सेना ने ट्राइड टू इन्वॉल्व इंडिया थ्रू इंफॉल एंड कोहिमा। देखिए वही है कोहिमा, कोहिमा मतलब नागालैंड, ठीक है। इंफॉल है ना, इंफॉल एंड कोहिमा के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया इन्होंने, है ना। और सोची वहीं से प्रवेश करेंगे और धीरे धीरे मारते चले आएंगे, बढ़ती हुई सेना को बढ़ाते हुए।
लेकिन क्या हुआ, बट द कैंपेन फेल्ड, इनका जो अभियान रहा कैंपेन फेल हो गया। द आईएनए मेंबर्स वर इम्प्रिजन्ड, जितने भी आईएनए के मेंबर्स थे सब जेल में डाल दिए गए, ठीक है। और एंड द ट्राइड, और इनके ऊपर मुकदमे चलाए गए कि ये इन्होंने ये षड्यंत्र चलाए, मुकदमे भी चलाए गए। People across the countries from all walks of life participated in the movement against highway trial। तो बस यही बताया है कि इन्होंने पूरे देश में चारों तरफ घूम कर भी अपना आंदोलन जारी रखा था, रुके नहीं, ठीक है। ये हो गया सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में भी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका नाम देख लीजिए, मौलाना आजाद नाम है। पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पिक्चर में गांधी जी के बगल में देख रहे होंगे, ये गांधी जी यहाँ बैठे हैं, ये गांधी जी यहाँ बैठे हैं चश्मा लगा के, और ये यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक ही सेवाग्राम है, ये सेवाग्राम समिति है कारखाने, वहाँ सब लोग बैठ के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बाबा रामदेव कहते हैं कि स्वदेशी वस्तु निर्माण करना है, आप देख ही रहे हैं बाबा रामदेव। मौलाना आजाद विद अदर मेंबर्स एट कांग्रेस वर्किंग कमेटी सेवाग्राम 1942 में सेवाग्राम कमेटी के सदस्य थे। क्वेश्चन बनता है कि मौलाना आजाद निम्नलिखित में से किस एक कमेटी के सदस्य थे। बहुत सारी कमेटी दे देगा, याद रखिएगा, सेवाग्राम के सदस्य रहे, 1942 में सदस्य, सक्रिय सदस्य रहे, ठीक है। आजाद वाज बोर्न इन मक्का, आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। मक्का आप जानते हैं, मक्का कहाँ पर? भारत में नहीं, सऊदी अरबिया में आता है, सऊदी अरबिया जानते हैं, अफ्रीका और इंडिया, एशिया के बीच में, इंडिया भारत के बीच में मक्का में इनका जन्म हुआ था। मक्का टू ए बंगाल, आजाद वाज बोर्न इन मक्का टू बंगाली फादर, एक बंगाली पिता, एंड इन अरब मदर, इनकी जो मदर थी, देखिए इनके पिता जो थे वो बंगाली फादर थे, यानी इनके पिता हमारे भारत देश से, बंगाल से जुड़े हुए थे। इनकी माता कहाँ की थी? इनकी जो माता थी वो अरब की थी, अरब देश की थी। दो अलग अलग देश के, एक इधर के हैं बंगाल के, एक उधर के, लेकिन वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेज। जाहिर सी बात है कि उनको बहुत सारी लैंग्वेज का क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेज, उनकी मम्मी अलग अरब देश की है तो उर्दू भी सिखाएंगे और बहुत सारी बातें सिखाएंगे, और ये बंगाली भी सिखाएंगे, हिंदी भी सिखाएंगे, इंग्लिश भी सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। आजाद वाज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम, आजाद इस्लाम के अच्छे स्कॉलर थे, विद्वान थे, ठीक है। इस्लाम, देखिए इस्लाम एक धर्म है, रिलीजन है, मुस्लिम एक धर्म नहीं है। मुस्लिम एक कम्युनिटी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुस्लिम क्या है। मुस्लिम आपकी कम्युनिटी है, इस्लाम आपका एक धर्म है। इस्लाम धर्म के लोग में मुस्लिम लोग आते हैं, ठीक है। तो इस्लाम के अच्छे जानकार थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे। इस्लाम का जो अच्छा जानकार होगा ना, वो कभी भी इधर उधर की बात नहीं करता है। जो जिसको जानकारी कम होती है वही इधर उधर की बात करता है। तो देखिए, वेल वर्स्ड इन मैनी लैंग्वेज, आजाद वाज अ स्कॉलर ऑफ इस्लाम एंड एक्सपोनेंट ऑफ द नोशन ऑफ, और एक्सपोनेंट ऑफ द नोशन, उनका विचार क्या था? वहादत दीन, वहादत दीन। वहादत दीन का मतलब क्या है? ये भी समझ लीजिए। वहादत दीन का मतलब होता है सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती थे, सभी धर्मों की बुनियादी एकता के। वहादत दीन, तो अंडरलाइन करिएगा, वहादत दीन। वहादत दीन क्या है? तो सिंपल से समझ लीजिए, वहादत दीन का मतलब होता है जिसमें सभी धर्मों की यूनिटी की बात की जाती है, उसी को बोला जाता है वहादत दीन, ठीक है। कुछ उर्दू वाले समझे, मौलाना आजाद इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा कांग्रेस के समय अध्यक्ष रहे हैं, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने और सबसे लंबे समय तक रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही बने थे 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर लग गया था, द्वितीय विश्व युद्ध लग गया था। अब जब सेकंड वर्ल्ड वॉर लग गया तो उस समय कोई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? बीच में नहीं बनाया गया था। एक ही अध्यक्ष को कंटिन्यू कहा गया, मैं हाँ आप ही बने रहो, ठीक है। अब देश में युद्ध चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, प्रेसिडेंट कोई मीटिंग होगी क्या कांग्रेस में? नहीं हो रही। यही अध्यक्ष रहे। ये भी क्वेश्चन दिमाग में याद रखिएगा। लंबे समय तक लगातार लगातार बनने वाले अध्यक्षों के नाम है, लगातार बनने वाले अध्यक्ष सबसे कम उम्र के बने, ठीक है। बाद में चल के आप देखते हैं इनके बारे में कि एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में भी इनका नाम सामने आता है ना, प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भी आप पढ़ते हैं भारत के, जब स्वतंत्र भारत आजाद हो गया उससे। तो वहादत दीन, द एसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजियस एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन अ गांधीयन मूवमेंट, गांधी का मूवमेंट में एक सक्रिय सदस्य थे। एंड स्टॉन्च एडवोकेट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। स्टॉन्च एडवोकेट का मतलब होता है पक्के हिमायती, स्टॉन्च मतलब पक्के हिमायती थे हिंदू मुस्लिम एकता की। अलग अलग होने की बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम एक रहेगा, ठीक है ना। He was opposed to Jinnah's two nation theory, और इन्होंने जिन्ना की जो टू नेशन थ्योरी थी ना, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी, यानी अलग अलग दो राष्ट्रों में, जिन्ना की थ्योरी पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं, कह देते हैं कि ये बात गलत बोल रहा है, ठीक है ना, ये बात कहते हैं गलत है। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी के नाम के बारे में पढ़ लीजिए। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी को सेकंड नंबर पे जो आपके बारे में यहाँ दिया है उसके बारे में पढ़ लीजिए आप।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर गांधी जिन्ना टॉक। गांधी जिन्ना जब बातचीत 1944 में करने जा रहे थे, गांधी और जिन्ना जिस समय 1944 में बात करने जा रहे थे, उससे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से और गांधी जी की कुछ बातचीत हो रही थी। उस समय कोई फोटो खींच लिया होगा तो दिखा दिया कि उस समय की पहले की फोटो है, बिल्कुल आपकी बुक में देख लीजिए, बिल्कुल सत्य फोटो है, बनाई हुई फोटो नहीं है। पहले फोटो का दौर इतना नहीं था, उस समय फोटो कहीं से मिल गई तो आपके सामने देख लीजिए। गांधी जिन्ना वार्ता के पहले ये सब चीज मिलते हैं वहां से। देखिए ये कौन थे? वेटरन नेशनलिस्ट। वेटरन का मतलब होता है वयोवृद्ध राष्ट्रवादी। वयोवृद्ध राष्ट्रवादी थे। वयोवृद्ध मतलब बहुत पुराने है ना। लीडर ऑफ द साल्ट सत्याग्रह इन द साउथ, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिएगा। साल्ट सत्याग्रह, नमक वाला आंदोलन। ध्यान दीजिएगा, सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट 1930 में आया, तो सबसे पहले नमक आंदोलन से ही सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट की शुरुआत होगी। उस समय सब ये दक्षिण भारत में कौन नेतृत्व किया था ये भी याद रखिएगा। मैंने कहा था ना सिविल डिसऑर्डर मूवमेंट क्या था, एक नेशनल लेवल का मूवमेंट था वो भी। और साउथ की तरफ से रोल कौन प्ले कर रहा था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी भी कहते थे, राजा जी। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी को पॉपुलरली नोन एज राजा जी, को राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये अंडरलाइन कर लीजिए, राजा जी के नाम से जाना जाता था। कुछ प्रश्न में कई बार पूछा गया है, अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा गया कि राजा जी के नाम से किसको जाना गया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को ही जाना गया। ठीक है, और सेकंड नंबर पे साल्ट सत्याग्रह इन साउथ। साउथ में नमक आंदोलन में राजगोपालाचारी का नाम आता है, इन्होंने वहां पर भी इसका सहयोग किया हुआ था। Served as a member of entering government of 1946। अगेन अंडरलाइन करिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें देखिए इसमें मिल रही है। Served as a member of the entering government of 1946। ये क्या है? एंटरिम क्या है? एंटरिम का मतलब होता है अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का मतलब क्या है भाई? अंतरिम सरकार का मतलब सीधा सीधा ये है कि अंग्रेज 1945 के बाद जब 1946 में आए, जब बातचीत हुई, कैबिनेट मिशन से बातचीत हुई, वार्ता भले ही हुई, लेकिन उन्होंने संविधान बनाने का कहा कि नहीं ठीक है आप बनाइए संविधान अपने हिसाब से, लेकिन भारत में तब तक के लिए कोई ना कोई सरकार तो बनानी पड़ेगी ना, जो देश को कहीं ना कहीं चलाएगी। तो काम चलाऊ सरकार को ही अंतरिम सरकार कहा गया, यानी अंतिम सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई अंतिम सरकार, जो ब्रिटिश के भी कंट्रोल में नहीं थी, भारतीयों के ही हित में काम करने वाली सरकार बनी थी। तब तक, जब तक भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं लेता है, संविधान बना नहीं लेता, तब तक इस गवर्नमेंट बनाई गई, उसी को एंटरिम गवर्नमेंट बोला गया। ठीक है, तो उस समय अंतरिम सरकार के आप कह सकते हैं कि मेंबर के रूप में काम किए, यानी 1946 में। एंड एज फ्री इंडिया द फर्स्ट गवर्नर जनरल। जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो ये भारत की तरफ से पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि गवर्नर, देखिए भारत में उस समय कोई सरकार बनी नहीं, भारत में कोई संविधान बना नहीं था, तो यही यही वयोवृद्ध थे, इन्हीं को बना दिया गया कि ठीक है आप ही गवर्नर जनरल को चुनकर। तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश की तरफ से पहले अंतिम गवर्नर जनरल थे, और भारत की तरफ से पहले गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भी क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, अंतिम सरकार जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, Okay, goodbye, goodbye, goodbye. देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आप देख लीजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल played an important role in the negotiation for the independence during 1945-47। इन्होंने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया 1945 से 47 के बीच में खासकर। देखिए पटेल hailed from an impoverished peasants प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली ऑफ नाडियाड। देखिए ये क्या थे? पटेल जो है नादियाड, नादियाड एक फैमिली है, गुजरात किसान की फैमिली, गरीब फैमिली, वहां से बिलोंग करते हैं सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक गरीब फैमिली से थे, गुजरात के ही थे। नादियाड एक जगह है, याद रखिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण चल रहे हैं, खासकर इस गवर्नमेंट में भी, इस समय देश में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से माने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनके द्वारा जो उस समय के किए गए कार्य थे वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इन्होंने किया क्या था? भारत में कम से कम 500 से अधिक, 500 से भी अधिक छोटी छोटी देसी रियासतें थी, सारी देसी रियासतों को भारत में एक में कर दिया था, मिलाने का काम किया था। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को मजबूर कर दिया था। हैदराबाद कह रहा था जब भारत आजाद हो गया, जब ये हुआ कि भाई अब भारत को एकजुट में आ जाइए, है ना, संघ बन रहा था, यूनियन बन रहा था। उस समय कहा गया कि भाई हैदराबाद से हैदराबाद का निजाम नहीं आ रहा था, कहते नहीं हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रहेंगे। पहले ही पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया था, उनको गुस्सा लगी ही थी। अब ये भी स्वतंत्र होने की बात कर रहा था,
निजाम के ऊपर अच्छी तरह से है ना सबक सिखाया इन्होंने, है ना, दबाव डाला था निजाम पर, सरेंडर, ठीक है, आप जो कहेंगे माना जाएगा। गोवा को अपने अंडर में किया, पुर्तगाली वहां से हट ही नहीं रहे थे, पुर्तगाली जो पोर्तुगीज सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे, तो पुर्तगाली जो है 1961 में जो है यहाँ से भारत छोड़ते हैं, तो यही नहीं, इन्हीं का सबसे बड़ा रोल है। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ एक प्लेस है, हाँ अच्छा याद आ गया मुझे, सरदार पटेल का, सरदार पटेल ने हैदराबाद में, सरदार पटेल ने हैदराबाद में क्या किया, फोर्स भेज दिया था, पुलिस के बल पर जो है हैदराबाद को अपने अंडर में लिया था, तब निजाम, ठीक है। 3 प्लेस नहीं आ रहे थे, गुजरात में प्लेस एक था जूनागढ़, गुजरात में प्लेस है जूनागढ़, जूनागढ़ के लोग भी नहीं आ रहे थे, जूनागढ़ में क्या क्या करा लिया, जूनागढ़ के लोगों से कह दिया कि जन्म संग्रह करा दो, जनमत संग्रह, यानी लोगों को वोटिंग करा दो कि भारत में आना चाहते हैं, वहां सब लोग कह दिए कि हाँ हमें भारत में जाना है, तो जूनागढ़ का जो राजा था ना वहां पर, वो भी कह दिए कि तो ये सभी लोग जा रहे थे, तुम राजा किसका होता है, जूनागढ़ भी भारत में शामिल हो गया। जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र था उसको भी अपने में अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र भी अपने अंडर कर लिया। तो इस तरह से देखा कि आपने देखा सरदार पटेल ने 500 से अधिक रियासतों, छोटी-छोटी रियासतों को भारत में एकीकरण किया, इसीलिए उनको एकीकरण यानी भारत को इंटीग्रेट करने का काम, भारत जो कई छोटे-छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तो उस समय प्रेसिडेंट रहे ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात को पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक्सेप्ट करते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली था कि मुझे, ये पंडित सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे ना, होम मिनिस्टर थे, तो होम मिनिस्टर का जो पोस्ट होता है वो आप कह सकते हैं कि वाइस प्राइम मिनिस्टर की जैसा होता था, पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर का भी एक पोस्ट होता था, लेकिन अब नहीं है, अब फिनिश कर दिया गया, तो प्राइम मिनिस्टर सीधे होम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के बाद सीधे अगर किसी को पावर होती है तो होम मिनिस्टर को होती है, तो होम मिनिस्टर थे उस समय जब भारत आजाद हुआ तो होम मिनिस्टर थे, तो भारत को एकीकरण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा देश के आजाद होने के बाद, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें बुक में क्या दिया वो पढ़ लेते हैं। पटेल हेड फ्रॉम एन impoverished peasant propertier family in Nadiad, ये आपको मैंने बताया ही दिया, गुजरात में। Foremost organizer of the freedom movement from 1918 onwards, देखिए ध्यान दीजिए 1918 से पटेल का इतना शानदार प्रदर्शन रहा कि सबसे अगली कतार में यही थी, यानी उस समय के आंदोलन में सबसे पीछे रहे, लेकिन इनका प्रभाव इतना था कि इनको सबसे आगे रखा जाता था 1918 से, ठीक है। Patel served as the president of Congress in 1931, very important लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 1931 में ये अध्यक्षता किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1931 में किस एक व्यक्ति ने अध्यक्षता किया था, अच्छा तो सारे प्रेसिडेंट को नहीं पूछा जाता कि और किस डेट में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष रहा और किस डेट में कौन, लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे पटेल के बारे में पहली बार बन रहा है 1931 में, है ना, तो इनके बारे में पूछ लिया जाता है, ठीक है, 1933 याद रखिएगा। तो 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले पटेल, है ना, 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और एक चीज और याद रखिएगा, एक आंदोलन हुआ था गुजरात में, ये आवाज कहां से आ रही है भाई? एक और बात याद रख लीजिएगा सरदार पटेल से जुड़ी, पूछा गया उसने वारदोली, एक वारदोली सत्याग्रह था, वारदोली, ठीक है, वारदोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, तो उस वारदोली सत्याग्रह में वारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, उस वारदोली सत्याग्रह में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी 1925 में, 1925 के आसपास वारदोली सत्याग्रह, वहां के किसानों के खिलाफ, किसान बेटे ही थे, किसान के खिलाफ खड़े हुए थे, और उसी वारदोली सत्याग्रह में ये अपना एक उग्र रूप दिखाते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है। गांधी जी भी बाद में आए थे, और बाद में गांधी जी ने, ठीक है, चलिए और देख लेते हैं जिन्ना के बारे में, आप देख ही रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, जो महात्मा गांधी बॉम्ब में सितंबर 1944, है ना, इसमें देख लीजिए आवाज कैसी आ रही है भाई इसकी तरफ से? सर ये काव्यांश कर रहा है सर। काव्यांश क्या हुआ बेटा, उल्टी आ रही है क्या तुम्हें? काव्यांश
चलिए ठीक है, तो ठीक है, इनके बारे में समझ में आया आपको। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में भी, महात्मा गांधी की बॉम्बे सितंबर 1944 एंड एम्बेसडर ऑफ until 1920। जिन्ना प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट। ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है, लखनऊ पैक्ट में जिन्ना का भी इंपॉर्टेंट रोल देखने के लिए मिलता है, ठीक है। He reorganized the Muslim League after 1934 में मुस्लिम लीग को क्या किया, फिर से आप कह सकते हैं कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। और खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में आप देख ही रहे हैं, 157 में देख लीजिए, पेज नंबर 157, मेरे में 157 दिया, आप लोग यहाँ देख लीजिए, जहाँ क्विट इंडिया लेटर वाला होता था ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये फोटो आपको दिख रही है। तो ये यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में देख लीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खान कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान पश्तून लीडर है, पश्तून एक जाति कह सकते हैं, पश्तून लीडर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस विद religious at peace march through Bihar March 1947। ये वहां पर मतलब एक घटना दी गई है, वहां पर उनकी फोटो आ गई है, वही फोटो के बारे में दिया गया है कि बिहार का दौरा करने के लिए निकले हैं अपने साथियों के साथ में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। खान इसमें दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान the Pashtun leader from the northwest frontier provinces with his collegians at peace march through Bihar March 1947, ठीक है। also known as बादशाह। हाँ सर, इनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। हाँ, इनको फ्रंटियर गांधी भी हम लोग बोलते हैं, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान पश्तून लीडर है ना, from the northwest frontier provinces with his collegians at peace march through Bihar March 1947, also known as the बादशाह खान, इनको बादशाह खान भी कहा जाता है। he was the founder थे इस चीज के खुदाई खिदमतगार। ये प्रश्न पूछा गया है कि खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? इन्होंने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। एक अच्छे नेता थे, पश्चिमी सीमा प्रांत जो पाकिस्तान बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, भारत और पाकिस्तान के बीच वाला जो बलूचिस्तान, उसी क्षेत्र में काम कर रहे थे। एक्टिव नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे और अच्छी बात करते थे, ठीक है ना। जिन्ना की नेशनल थ्योरी पर ये भी बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि मूवमेंट अमंग द पठान्स है ना, इन्होंने भी देखिए पावरफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट चलाया अमंग द पठानों के बीच में ऑफ हिज प्रोविंसेस। बादशाह खान वाज स्ट्रांगली अपोज्ड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इन्होंने भारत के विभाजन का इन्होंने विरोध किया हुआ था कि विभाजन नहीं होना चाहिए। He criticized the his Congress colleagues for agreeing to the 1947 deal। इन्होंने अपने कांग्रेस के साथियों की आलोचना किया जो इस बात को लेकर राजी हो गए कि पार्टीशन हो जाना चाहिए। सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा तो पार्टीशन हुआ होगा, ठीक है। तो बादशाह खान के नाम से जाने जाते थे, विभाजन के सब खिलाफ थे, इतना महत्वपूर्ण याद रखिए। और 1947 में इस फैसले पर उन्होंने मंजूरी देने के लिए अपने कांग्रेस के साथियों की क्या की थी, घोषणा की थी, नाराज हो गए थे, ठीक है। और सबसे ऊपर दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू देख लीजिए आप, गांधी जी किस तरह से बैठ के बात कर रहे हैं। एक मिनट बेटा सुन लीजिए थोड़ा सा। गांधी जी डिसिप्लिन का मतलब है गांधी जी के शिष्य, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट, गांधी जी के शिष्य के रूप में जाने गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस सोशलिस्ट के रूप में जाने गए। कांग्रेस के समाजवादी नेता कौन? अगर पूछा है कांग्रेस का समाजवादी नेता कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। एंड इंटरनेशनलिस्ट, और अंतरराष्ट्रीयवादिता भी इनमें थी, अंतरराष्ट्रीयवादिता नेता के रूप में भी जाने जाते थे, है ना। नेहरू वाज लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ द नेशनल मूवमेंट एंड द फ्री इंडियाज इकोनॉमी एंड पॉलिटी। ये भी इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लीजिएगा कि लीडिंग आर्किटेक्ट के रूप में जाने, यानी भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की जो राजनीति रही और भारत की जो आर्थिक स्थिति रही, उसके मुख्य शिल्पी माने जाते हैं। शिल्पी का मतलब ये होता है कि शिल्पी कौन होता है? शिल्पी का मतलब होता है जो गूढ़ कर एक मूर्ति को बनाता है, उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात रही। और भी थोड़ी बहुत बातें हैं आप लोगों से क्वेश्चन में लेना चाहूंगा, क्योंकि 4 मिनट का समय बचा हुआ है, फिर से क्लास इसके बाद बंद हो जाएगी। हाँ श्रेया, सबसे पहले आप पूछ लीजिए बेटा, क्या पूछना है?
हाँ श्रेया। सर जैसे आपने किसी के बारे में, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में पेपर पे आता है, तो सर जरूरी है कि सारा कुछ बुक में लिखा है उसी से लिखे, मतलब बाहर से हमें अगर कुछ पता है तो वो लिख भी सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो पहले ही हम कर चुके हैं। There is no foundation. There is no foundation from which source we write. है तो हिस्ट्री है ना, चाहे जहाँ से लिखोगे। आप ये मत सोचो कि हम कहीं और से लिख देंगे तो हमारे मुंह से से आएंगे, ठीक है? आई एम नॉट दिस टाइप ऑफ, मुझे इस तरह की चीजों पर विश्वास नहीं है, बशर्ते आपकी बातें सही होनी चाहिए, लिखा है ना? कहीं गलत तो कहीं नहीं बोल देना है, कम लिखिए लेकिन सही लिखिए, ये भी बात है ना? अगर आपको याद आ रही है कोई बात सही, अच्छी समझ में आए, कंफर्म है, लिख डालिए, ठीक है? नहीं आ रही है, कंफर्म नहीं है तो मत कंफर्म कर लीजिए। और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? सर जैसे इसमें बहुत सारे ईयर्स वगैरह दिए हैं, तो सर वो लिखना जरूरी है? हाँ बिल्कुल जरूरी है, ईयर्स बहुत सारे जरूर होंगे, लेकिन बहुत सारे ईयर्स, हर ईयर्स में कोई नई घटना होगी, है ना? ज्यादा ईयर्स कहाँ है, थोड़े थोड़े ईयर्स हैं। जो ईयर्स पर मैंने ध्यान दिया, मैंने कहा ये तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेट है, पूरा वीडियो फिर से वॉच करिएगा, देखिएगा मैंने किस किस जगह पर ज्यादा ध्यान दे रही है, बात कहा है किस ईयर पर, उसी ईयर्स को ध्यान दीजिए आप। बाकी ईयर्स पर अगर मैंने नहीं फोकस किया तो आप लोग भी अभी परीक्षा के टाइम पर फोकस मत करिए, बाद में फोकस करिएगा, ठीक है? और कोई चीज? जियोग्राफी के बारे में क्लास लेनी कि नहीं लेनी है, इसका डिसीजन मैंने अभी नहीं लिया है। मैंने पहले कहा था कि मैं शायद नहीं लूंगा, लेकिन देखता हूँ, अगर समय मिलेगा तो ले भी लूंगा। सर ले लीजिए। हाँ हाँ ले लीजिए सर जियोग्राफी की क्लास। ले लीजिए, ऐसा तो चलिए। यस चलिए, अच्छा और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए, नहीं तो बंद कर देते हैं क्लास, ठीक है? आप लोग घर में पढ़ाई करिए। ये कौन पूछ रहा है मुझसे, पेपर ऑनलाइन होगा ना सर कि नहीं होगा? क्या भाई आप लोग कैसे क्वेश्चन पूछते रहते हो? पेपर ऑफलाइन की चर्चा चल रही है, आपके साथ आपके लिए मैंने पीडीएफ भेज दिया है ग्रुप में, आपका ट्यूशन में भी पीडीएफ भेज दो, पीडीएफ को पढ़ो, समझो, कोई डाउट हो तो ऑफिस में बात करो, है ना? हाँ बेटा ठीक है, थैंक यू, ठीक है फिर, ओके। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इस पूरे क्लास चैप्टर 12 में, चैप्टर 11 जो भी था लास्ट मोमेंट में, आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे पहले इतनी ज्यादा हिस्ट्री, इतना सारा डेटा कभी नहीं सुना होगा, नहीं कहीं समझा होगा, बहुत सारी डिटेल आपको जानकारी मिली है, बहुत सारे, अब जब आप सोसाइटी में कहीं जाएंगे, खड़े होंगे, कोई चर्चा करेगा नेशनल मूवमेंट के बारे में, तो 10 बातें आप भी बोल सकते हैं, वहां पर 2 बातें आप सुनेंगे, नई बातें सुनेंगे, तो 10 बातें आप भी उनको सुना सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ हम भी कुछ जानते हैं, और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग फीलिंग करेंगे। मैं पढ़ाई ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ कि आप किताब बस रट के और परीक्षा पास कर लीजिए बस हो गया, क्योंकि आगे चल के भी आपको क्या करना है, कंपटीशन देना है, और लोगों में, सोसाइटी में भी तो आपको खड़े होना है। तो मेरी पढ़ाई कराने का तरीका थोड़ा डिफरेंट रहता है, ठीक है? इसीलिए मैंने इस क्लास के लिए मैंने इतना सारा समय दिया, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, बहुत एंजॉय किया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट्स, कोई कुछ भी बचता है, आप लोग मुझे मैसेज टाइप करके अपना सारा क्लियर करके सेंड कर सकते हैं। I will of course I will call to you, है ना? Otherwise I will set जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व किया जाएगा, okay? Thank you for this class today, okay? Okay sir, bye sir. Okay. Bye sir. Bye, sir. Bye sir.